हम अभी आपके सामने तीसरे खंड की चर्चा कर रहे थे और तीसरे खंड में हम उन बातों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं जो अपने आप में थीम के समान होगा। हमने अभी पहला टॉपिक पढ़ा कि धर्म के बिना विज्ञान वाला। इसमें देखा कि यह जो टॉपिक है, इसमें जो बातें निहित लिखा हुआ है, ये टॉपिक जो है मैथिली भाषा से जुड़ा हुआ है। नांगर छय, ये जो छय वाला जो शब्द है, यह मिथिला में और मिथिला का एक जो भाग है अंगिका, अंगिका बोली में भी प्रयोग किया जाता है। आप इसको मैथिली भी कह सकते हैं, आप अंगिका भी कह सकते हैं। दोनों या भाषा के दोनों खंड में, मैथिली भाषा में भी, अंगिका बोली में भी, जो कि मैथिली भाषा का एक हिस्सा है, वहां पर इस तरह का स्वभाव, इस तरह का जो बातें हैं, इस तरह की जो शब्द है प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं कि अगला जो खंड है, पानी में मछलियां नौनोकुटिया बखरा। यहां पर आपने देखा कि ये जो कहावतें हैं, इसका ओरिजिन मूलतः मिथिला क्षेत्र में बिहार की भूमि से हुआ है। पहला जो टॉपिक था, बातें तो आइंस्टीन महोदय का था, आपके सामने प्रेजेंट किया गया उसको एक अलग स्वरूप में मैथिली भाषा में, लेकिन बातें कहा गया था आइंस्टीन महोदय के द्वारा। बट दूसरा जो टॉपिक है, इसका ओरिजिन और इवोल्यूशन दोनों बिहार की भूमि पे हुआ है। बिहार के भूगोल, बिहार के संस्कृति से टॉपिक का संबंध है। तो जो लोकोक्ति है, जो कहावत है, आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं बिहार के मिट्टी की उपज से जुड़ा हुआ है, बिहार के मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। अगर उस मिट्टी में कैसे वो टॉपिक अंतर्निहित है, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ, यदि आप उन बातों को समझ लेंगे तो ये कार्य आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बिहार में लोकल भाषा में प्रचलित जो लोकोक्ति है, कहावत है, और एक स्वरूप में कह सकते हैं मुहावरा है, कम से कम 500 से 600 मुहावरा आपको पता होना चाहिए, लोकोक्ति पता होना चाहिए, जो अलग अलग भाषा में हो। कम से कम 150 से 200 जो है हर एक भाषा में होना चाहिए या हर एक बोली में होना चाहिए, ताकि वहां से कोई भी टॉपिक आए तो आप अर्थ समझ जाएं। अर्थ समझ जाएंगे तो आप बातों को अच्छे तरीके से नोट कर पाएंगे। आइए, जो अगला खंड है, अगला जो पड़ाव है, वह है आपका अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। अब यह एक तरीके से बिहार के लिए यूनिवर्सल टॉपिक है। इस तरह की बातें जो बिहार के हर एक भाग में बोली जाती है, तो आप भी क्या कर सकते हैं कि इस तरह के अलग अलग भाषा में है और सभी भाषाओं को ये अंतर्निहित करता है। इसका संबंध भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कहावत मुहावरा के रूप में तो है, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में, इस तरह के टॉपिक अमूर्त भी हैं और कोई ना कोई दार्शनिक पक्ष को अपने अंदर समाहित भी किए हुए हैं। लोक व्यवस्था में नो डाउट ये चर्चा में रहता है, लोक विचार में, लोक स्वभाव में, आपसी बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं और वो हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। अगला जो टॉपिक है वह एक तरीके से कहिए कि मगध क्षेत्र में और जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, जहां पर भोजपुरी भाषा और मगही भाषा का प्रचलन है, वहां पर यह जो कथन है बहुत ही धूमधाम से बोला जाता है। टॉपिक है कि मूस मोटई हैं लोढ़ा हुई हैं, न हाथी न घोड़ा हुई हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, मूस मोटई हैं लोढ़ा हुई हैं, न हाथी न घोड़ा हुई हैं। यह जो इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है, आप देख पाएंगे कि मगही भाषा भी की भी कुछ कुछ जो है बातें समझ में आ रहा है, और इस तरह की कहावतें हमारे भोजपुरी बेल्ट में भी प्रचलित है। तो इसको दोनों को समाहित रूप में समझिए और इस तरह के टॉपिक पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो तीसरा खंड है, भले उसका संबंध बिहार की भाषाओं से है, लेकिन जिस थीम पे हम बात करेंगे आपके साथ, जिस थीम को हम चर्चा करेंगे विस्तार में, वह है लोकोक्ति, कहावत, मुहावरा और अमूर्त और दार्शनिक तो हम पहले ऑलरेडी लिख ही चुके हैं। अब हम निबंध के इंटेंशन को जानने, निबंध के पीछे, निबंध को प्रेजेंट करने के पीछे, निबंध को इंट्रोड्यूस करने के पीछे बीपीएससी की मंशा क्या है, बीपीएससी का डिमांड क्या है, बीपीएससी का लक्ष्य क्या है, उनका ध्येय क्या है, इन बातों के को समझने के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। और वहां पर हमारे पास कुछ और स्रोत है जो स्वयं में तो बीपीएससी का नहीं है, लेकिन यूपीएससी के निबंध के माध्यम से हम सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है अपने बिहार में निबंध का पूरा विस्तार से नहीं दिया गया है। हम जब यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ेंगे
तो वहां पर कुछ बातों को, उन बातों को जो बिहार के सिलेबस में भी काम आ सकता है, अंतर्निहित है, उन बातों को फाइंड आउट कर लेंगे और उसका वृहद अर्थ क्या है ये मैं आगे आने वाली क्लास में उसकी विशद विवेचना कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए यूपीएससी के सिलेबस पे चलते हैं और उन बातों को जानने का प्रयास करते हैं कि वहां पर किन किन बातों को समाहित किया गया है। तो अगला जो पड़ाव है वह है यूपीएससी का सिलेबस और वहां पर निबंध के बारे में कौन कौन सी बातें आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो यूपीएससी का सिलेबस है, यहाँ पर निबंध का टॉपिक स्पष्ट है और निबंध के संदर्भ में कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। आइए ये जो है 2023 में प्रेजेंट किया गया जो नोटिफिकेशन है वह है, और इसमें हम आ जाते हैं सीधे जो निबंध का खंड है वहां पर चर्चा करने के लिए। और आप देखेंगे कि कुछ ऐसा सेक्शन है जहां पर की चर्चा विस्तार में किया गया है। आइए पेज नंबर जो है 55 पे आते हैं, वहां पे निबंध की चर्चा किया है। तो ये पेज नंबर 55 है और यहाँ पर निबंध है। आप देख पा रहे हैं कि पर जो है निबंध की चर्चा किया गया है। आइए इस पेज पे आ जाते हैं। ये रहा प्रश्न पत्र 1 और यहाँ पर निबंध के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातों को कहा गया है। देखिए जो बातें कहा गया है उनको समझने का प्रयास पहले कीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर टॉपिक के रूप में बताया गया है कि उम्मीदवार को विविध विषयों पर, अभी जब हम बीपीएससी के चेयरमैन का इंटरव्यू सुन रहे थे आपने देखा कि सर ने भी जोर दिया कि ब्रॉड एरिया कवर किया जाएगा, डाइवर्सिफाइड एरिया कवर किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि बीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी में तो ये बातें साक्षात सिलेबस में ही लिखा हुआ है। अगला पक्ष है कि आपसे अपेक्षा किया जा रहा है कि निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप लोग जो निबंध लिखते हैं कहीं ना कहीं मैं देख पाता हूं कि अधिकतर खंड में, अधिकतर भाग में विषय से, मूल टॉपिक से भटकाव हो जाता है। आपको जो बातें कहना है टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में करना है। जो बातें कह रहे हैं टॉपिक के साथ प्रासंगिक हो, टॉपिक के समीचीन हो, तभी वो बातें जो है तभी आपको अच्छा नंबर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगला जो पॉइंट कहा गया है, विचारों को सुनियोजित रूप में व्यक्त करना है। यहां पर सुनियोजन का अर्थ समझिए कि जो भी आप बात कर रहे हैं, देखिए एक जो गंभीर व्यक्ति होता है, एक मैच्योर्ड व्यक्ति जो होता है, एक जो नैतिक व्यक्ति होता है, एक जो विद्वता से युक्त व्यक्ति होता है, उसके जो विचार होते हैं, जब वो अपने विचार को प्रेजेंट करते हैं एक फॉर्मेट में सिस्टमेटिक होते हैं। विचारों के बीच एक हायरार्की होता है, एक संगठनात्मक रूप से प्रेजेंट करने का तरीका होता है। वही अपेक्षा आपसे बीपीएससी के द्वारा, वही मैच्योरिटी आपको यूपीएससी ने लिखा है और बीपीएससी भी आपसे अपेक्षा कर रहा है कि अपने विचारों को सुनियोजित तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। अगली बात है कि अपने विचारों को संक्षेप में लिखना है। देखिए 12 पेज, 15 पेज, 20 पेज निबंध लिखने से आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन है कि आपको अपने निबंध संक्षिप्त में लिखने हैं, अर्थात डायमेंशन बहुत ज्यादा होगा। उदाहरण, एग्जाम्पल, बातें और सारे मुद्दे कई हो सकते हैं, बट हर बातों को, हर मुद्दे को, हर डायमेंशन को संक्षिप्त में रूप में लिखना है और वो कहीं ना कहीं उन बातों का क्रस्ट लिखना है। आगे लिखा है प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति। अब इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या संदर्भ है? प्रभावी अर्थात जो प्रभाव उत्पन्न कर पाए। अब प्रभाव उत्पन्न करने का कई तरीका है। जैसे आप कॉपी चेक करने वाले को विस्मित कर दें, आश्चर्य में डाल दें या उनके संवेदनाओं को जगा दें। अर्थात ऐसा हो कि निबंध चेक करने वाला व्यक्ति अगर चाय के साथ बैठा हो तो चाय पीना भूल जाए और वो आपके निबंध के धारा में प्रवाहित हो जाए और भूल जाए कि चाय भी साथ में था। आपकी भाषा इतना ही जो है प्रभावशाली होना चाहिए, आपका प्रस्तुतिकरण और कंटेंट ऐसा ही होना चाहिए। साथ ही साथ सटीक अभिव्यक्ति, ये सटीकता का संबंध है कि जो टॉपिक आपके सामने दिया गया है उसी की चर्चा करना है। और हमने भी बताया आपको, और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि सटीकता होना चाहिए, टॉपिक पर केंद्रित रह के लिखना है। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। जब तक जो बातें आप कह रहे हैं
जो विचारों की श्रृंखला को आप बांध रहे हैं निबंध में, यदि वो टॉपिक से प्रासंगिक नहीं हुआ, समीचीन नहीं हुआ, तो फिर आपको अच्छे नंबर नहीं दिए जाएंगे। ये बातें क्लियरली स्पष्ट कर दिया गया है। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। आई होप कि आपने सारी बातों को समझ लिया गया होगा, और इन्हीं बातों को हम बीपीएससी के निबंध लिखते समय भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सिलेबस में बातें था, जो बातें बीपीएससी ने कहा, बीपीएससी के अलग अलग जो प्रमाण थे, तार्किक रूप में, डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप में मैं सारे प्रमाण के साथ आपके साथ बात किया। मैं थोड़ा सा झलक जो है यूपीएससी का भी दिखा दिया, ताकि आप ये जान पाए कि यूपीएससी ने अपने सिलेबस में किन बातों को लिखा है, क्योंकि हमारे बीपीएससी के सिलेबस में ये बातों का जिक्र किया ही नहीं गया है, सिलेबस दिया ही नहीं गया है। तो सिलेबस का जो कहिए कि प्रकाश जो है हम वो यूपीएससी से ले लेते हैं, और बाकी बातें तो चेयरमैन सर ने नोटिफिकेशन में आपने देखा ही। अब जितनी बातें हमने बताया, इसके पीछे मेरी व्यक्तिगत मंशा ये था कि ऐसे को इंट्रोड्यूस करने के पीछे बीपीएससी का जो मंशा है, बीपीएससी का जो इंटेंशन है, बीपीएससी का जो परिप्रेक्ष्य है, बीपीएससी का जो कहिए कि डिमांड है, वो सब आप अगर समझ लेंगे तो उसी मानसिकता के साथ आप आंसर लिख पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ जो है मैं आज के क्लास को वाइंड अप करता हूं, और जब हम आपके साथ अगले क्लास में मिलेंगे, तब जो निबंध क्या होता है और निबंध का जो थ्योरेटिकल पक्ष है, उसके साथ हम क्लास की शुरुआत करेंगे। और साथ ही साथ जो है एक दूसरा सीरीज पैरेलली चलेगा, एक दिन प्रैक्टिकल, एक दिन थ्योरेटिकल, एक दिन प्रैक्टिकल, दूसरे दिन थ्योरेटिकल, ताकि दोनों में जो है बेहतर सामंजस्य रह पाए, और आपको लगातार मैं निबंध लिखने भी दूंगा और लास्ट में होमवर्क भी दूंगा। आइए अपने सारे बातों को जो है एक बार फिर से सार करके समझते हैं कि हमने आज की चर्चा में किन बातों को आपके सामने रखा। तो आ जाते हैं उसी फर्स्ट पेज पर। हमने शुरुआत में चर्चा की आपके साथ, सभी बातों को जानने का केवल एक उद्देश्य था कि बीपीएससी क्या चाहता है, बीपीएससी का इंटेंशन क्या है, निबंध को इंट्रोड्यूस करने के पीछे बीपीएससी का मंशा क्या है, डिमांड क्या है, अपेक्षाएं क्या है। तो पहली चर्चा था कि निबंध का पेपर क्यों जोड़ा गया। आपको पता है भेदभाव मूलक था और व्यक्तित्व के महत्व को बढ़ाया गया। दैट्स व्हाई दिस पेपर हैज बीन इंट्रोड्यूस इन योर सिलेबस। सेकंड, सिलेबस बीपीएससी ने स्पष्ट नहीं किया है, इसकी पूर्ति हमने यूपीएससी के सिलेबस के माध्यम से किया। तीसरा, नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 3 खंड रहेगा, और तीसरा खंड जो है बिहार से जुड़ा हुआ रहेगा, और वहां पर जो है किस तरह के निबंध रहेंगे उसका कुछ एक झलक दिखाया गया था। फोर्थ के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास किए कि उद्धरण हो, टेक्निकल वर्ड हो, या कोई वाक्यांश हो, आप हिंदी उर्दू भाषा के साथ साथ इंग्लिश में भी टेक्निकल शब्दों को, वाक्यांश को, उद्धरण को लिख सकते हैं। जो पांचवा बात था वो तो समझिए कि सारे मूल मंशा को साक्षात रूप में जो है अतुल प्रसाद सर ही आके बता दिए आपके सामने। इससे डायरेक्ट, प्रत्यक्ष और प्रमाणित ऑथेंटिक स्रोत कुछ भी नहीं हो सकता है कि सर खुद आप आकर आपके सामने बातों को बता रहे हैं। और फिर हमने देखा कि 68वीं का जो एग्जाम हुआ उसमें किस तरह के टॉपिक पूछे गए हैं। और इसके बाद हमने एक और एरिया पे चर्चा किया, 7वां, जो था यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी का सिलेबस क्या है। अब सारे ऑथेंटिक पक्षों को बताने के बाद अब निबंध में और भी बहुत सारी बातें होता है। निबंध केवल इन सारे बातों का तो समावेशन है ही है, निबंध में होना ही चाहिए। इसके अलावा और भी ढेर सारी बातें हैं जो हम आपसे अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको एक होमवर्क देते हुए जा रहा हूं मैं कि जो बीपीएससी के 68वीं एग्जाम में पहला टॉपिक जंगल अपना पेड़ स्वयं पैदा करता है, या फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इस टॉपिक को आप अपने आंसर में लिख के हमें सेंड कर दीजिएगा।